हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, परसों आपका हिंदी का पेपर है, तो उससे संबंधित आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। यहाँ आपको बता देते हैं कि जो आपका पेपर है वह अभी सेकेंड ईयर के तो हो चुके थे और थर्ड ईयर का पेपर रह चुका था, और ये सेकंड पेपर है। तो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही थी कि मैम जो है हमें क्वेश्चंस बता दीजिए। तो सैम्पल पेपर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो हमें लगा कि ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे लास्ट ईयर की जो वीडियोस हैं वहाँ भी इसको हमने अपलोड किया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। हम आपके लिए जो अभी कंटेंट लेकर आए हैं यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और साथ ही जिनके पास जनपदीय भाषा साहित्य है तो वहाँ पर हम आपको बता दें कि सिर्फ हमने उसमें आपको प्रीवियस पेपर ही दे पाएंगे और जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही दे पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जनपदीय भाषा साहित्य नहीं है। वो एक पेपर भी कहीं से हमने आपके लिए मंगाया है एमसीक्यूज का। बाकी उसका जो क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट है, वो ऑलरेडी अपलोड है, आप चेक कर सकते हो। एक हमारी प्लेलिस्ट है बीए 6 सैम करके है, तो वहाँ आप चेक कर सकते हो। उसकी फ़र्स्ट और सेकंड यूनिट हमने अपलोड की हुई है, हैंड रिटन उसमें नोट्स पर डले हुए हैं। बाकी जो आपके एमसीक्यूज अपलोड किए थे तो वो ब्लर आ रहे थे, तो उनको मैं अभी आज मैं 3 वीडियो अपलोड करूँगी बीए थर्ड ईयर की। अभी जो आपका उत्तरांचल वाले हैं उनकी 2 वीडियो अपलोड होंगी और जनपदीय वालों के एमसीक्यूज वाली अपलोड होगी। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में एक बार इसके साथ साथ फीडबैक भी सेंड किया कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो इलाचंद्र जोशी का है जहाज का पंछी, इसमें वैसे आपके भावार्थ नहीं आते हैं, तो इस बार हमने लिए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा आपका जो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। तो सामूहिक जा रही है, यहाँ पर जो है इस तरह की व्याख्या नहीं आती है। इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जिससे क्या होगा आपको पता रहेगा कि कौन से उसमें। अब जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या प्रसंग बताया गया है कि जहाज के पंछी के अनाम नायक के जो मानसिक वृत्तियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाकवि तुलसीदास के कथन के संदर्भ में यह तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरह से आपको पाठ का जो है वो उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा है प्रसंग कि उपन्यास का पात्र मैं के आज के जीवन में प्रेम नामक भाव पर अपने विचार प्रकट करता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, प्रस्तुत आचरण में नायक का यह भाव दर्शाता है कि आज के माहौल में यदि कोई सहृदय सरल व्यक्ति है भी तो कुछ समय पश्चात की रफ्तार उसके हृदय को परिवर्तित कर देती है। यानी कि जो आज का टाइम है, अगर कोई अच्छा इंसान है तो कहीं ना कहीं जो आज का समय है उसके अंदर भी वही प्रभाव आने लगता है। अब यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, प्रस्तुत संदर्भ में नायक उस समय का वर्णन करता है जब नायक भादुड़ी साहब के घर से रविंद्रनाथ के ऊपर भाषण देने तथा पढ़े लिखे होकर भी खाना बनाने वाले की नौकरी करने के अपराध में नौकरी से निकाला जाता है। भादुड़ी साहब की बेटी दीप्ति उससे क्या करने लगती है, स्नेह करने लगती है। जाते समय वह उससे कहती है। फिर नेक्स्ट है, प्रस्तुत अवतरण में नायक उस समय का वर्णन करता है जब बेला उससे प्रणय निवेदन करती है, उसे स्वयं को नहीं ले जाने के लिए कहती है, कहीं ले जाने के लिए कहती है। नायक एक विचित्र स्थिति में पड़ जाता है, स्वयं उसके रहने खाने का ठिकाना नहीं होता है, तो वह बेला को कहाँ लेकर जाएगा। अब यहाँ आपको बता दें, बेला का करैक्टर जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% इसके आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत अवतरण में स्वामी एक पागल व्यक्ति के उदाहरण द्वारा वर्तमान मनी जो मनोवर्ती हैं उन पर प्रकाश डालता है। अब आते हैं बांसुरी बजती रही का
कहाँ से शुरुआत होती है? स्टार्टिंग होती है प्रवेश से, यानी कि जो हम स्टार्टिंग करते हैं किससे करते हैं? एंट्री से करते हैं, तो यहाँ पर प्रवेश से शुरुआत होती है। फिर यहाँ पर इसकी व्याख्या है। पहली जो व्याख्या है, इस अवतरण में क्या कहा गया है कि जो मेधा भाट है बीजू को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है, साथ ही उसके यानी कि बीजू के लिए जो जो प्रतिबंध क्षेत्र हैं उसकी वह व्याख्या करता है। दूसरा इसमें है जोग माया, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा पहला और कौन सा दूसरा है। जोग माया में क्या कहा गया है? अपने कथन में शेणी एक लड़की होने के दर्द को व्याख्यात करती है, यानी कि इस प्रसंग में जो शेणी है वह बताती है कि लड़कियों की क्या क्या मजबूरियां होती हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रस्तुत कथ्य अवतरण में मेधा भाट बीजू द्वारा बजाई गई बांसुरी के तानों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। बीजू और उसकी कला की बार बार प्रशंसा करते हुए बीजू से कुछ भी मांग लेने के लिए कहता है। नेक्स्ट है प्रस्तुत कथ्य अवतरण में मेधा भाट बीजू के असाधारण मांग श्रेणी का जिससे असंतुलित हो उठता है, उसे अपना घर नहीं लगता। ऐसे में जो गयात्मक भाषा बोलते हुए आती है, जो जोगन है, उसमें मेधा भाट उससे कहता है, यानी कि वो गाते हुए इस बात को कहती है। नेक्स्ट है आपका विदा, ठीक है। जो होना होता है होगा, देह का धर्म लेकर पैदा हुई है तो तन से चंपा की बास कैसे फूटेगी, और फिर भौरा मंडराएगा ही, और भौरा मंडराएगा तो ये कहीं ना कहीं किसके लिए कहा गया है? बताइए जल्दी से, किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? तो गोविंद चातक ने बांसुरी बजते रहे में ये कहा है शेणी के लिए, और किसके द्वारा कहलाया है? उसके पिताजी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गीत अधूरा न छोड़, यहाँ पर प्रसंग क्या है? प्रस्तुत कथ्य अवतरण से प्रकट होता है कि बीजानंद भाट वेदा भाट को 100 नवचंद्री भैंसों की मांग को पूरा करने के लिए चला जाता है। जब वो शेणी का हाथ मांगता है वेदा, तो जो वेदा भाट है वो क्या मांग लेता है? 100 नवचंद्री भैंस उससे। और यहाँ पर बीजानंद के प्रेम खोट वाला बताता है। इस पर शेणी बिगड़कर कहती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रसंग पर। नेक्स्ट प्रसंग में है शेणी अपने बापा बोलती है उसको को समझाती है कि बेटी का कोई मोल नहीं होता है, वह बिखरा नहीं चाहती, वह कूड़े के ढेर की तरह सड़ना नहीं चाहती है। नेक्स्ट है फिर इसमें संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत स्वगत कथन में शेणी स्वयं को धिक्कारती है और वह बीजू के लिए कटाइयों का साधन बन गई है, वह ऐसा सोचती है। फिर आगे चलते हैं। आगे है प्रस्तुत कथ्य अवतरण से जोगन वेदा को शेणी के घर से जाने में अपना कोई हाथ नहीं बताती। वह कहती है शेणी तो प्रकृति की तरह सर्वव्यापी है, जहाँ देखना चाहोगे वहीं वह मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ व्याख्या हैं। फिर आ चुके हैं अग्निसार पर। अग्निसार में 10 दिशाएं हैं। तो यहाँ पर पहली दिशा है 1 ब्रह्मरात्रि। अब ब्रह्मरात्रि में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं प्रसंग में। प्रस्तुत काव्यधारा में कवि शशि जी ने मनु श्रद्धा के जीवन में आई प्रलय को दर्शाया है। ब्रह्मरात्रि में मनवंतर, इसमें क्या दर्शाया है देख लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि शशि ने मनु श्रद्धा के जीवन में आई प्रलय को दर्शाया है। चलते हैं आगे। दिशा मनवंतर वो फर्स्ट ही था। यहाँ पर दूसरा है, इसमें उन्होंने क्या बताया है? जब सूरत मनु मुनिवर के समक्ष अपने हृदय उद्गार प्रकट करते हैं, मुझे राजकाज कुछ नहीं चाहिए, मुझे रक्त नहीं बहाना, न अपने का न शत्रुओं का। राजा के वचन सुनकर मुनिवर उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का काफ़ी डाउटफुल बच्चों के सामने रहता है कि जो मनु के पुत्र थे वह कौन थे। तो उसमें हमने बताया था आपको श्वेत केतु। तो श्वेत केतु उनके पुत्र नहीं थे। जो मनु थे उनका जो वंशज रहा है वो मानव से संबंधित रहा है। तो यहाँ पर आप मानव को टिक करना, ठीक है। मानव ही उसका आंसर सही है। दिशा 3 उपलब्धि, यहाँ पर देख लेते हैं क्या प्रसंग है। प्रसंग में यहाँ पर कहा है, यहाँ कवि ने दर्शाया कि मनु का मन बहुत बड़ा व्याकुल था। पत्नी श्रद्धा का साहचर्य उन्हें तृप्त नहीं कर पा रहा था। यद्यपि मनु अकेले ही नौका लेकर चल पड़े, वह अपने ही विचारों खोए मनु जान ही नहीं पाए कि नौका कहाँ जा रही है। जब उन्हें पता चला, यानी कि भान हुआ,
तो उन्होंने समक्ष एक अनिग्ध सुंदरी को पाया जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। फिर है दिशा 4 ईरानगर। यहाँ पर प्रसंग क्या है? कवि ने दर्शाया कि आविष्कारों और शास्त्रों की होड़ में मनु दिन रात लगे रहने से तनाव मुक्त तनाव तनाव अनुभव करने लगे थे, मुक्त नहीं अनुभव करने लगे थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुत काव्यांश में कवि शशि ने दर्शाया कि श्वेत केतु के मन विषयों पे यह रीति नीति बदलने की प्रतिज्ञा की और सफल भी हुआ। अब यहाँ पर श्वेत केतु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कवि कहता है कि तब मन ही मन किशोर श्वेत केतु ने यह प्रण किया कि एक दिन मैं इस समाज को अवश्य बदल दूंगा। यहाँ की नारी मुक्ति भी होगी, वह भी पुरुष के समान स्वतंत्र रहेगी, दीनहीन देखकर वह कहीं भी गिरने के लिए बेहोश नहीं होगी। समाज के लिए यह बिल्कुल नई अपूर्व क्रांति थी जिसका कामी पुरुष वर्ग पूरा विरोध किया। किंतु श्वेत केतु भी कोई दीनहीन क्लीव नहीं था, वह तो महान धैर्यवान के समान दृढ़ प्रतिज्ञ था। अब यहाँ पर श्वेत केतु ने चाहा था समाज को एक पति पत्नी धर्म की तरह मिले, अर्थात समाज में पति पत्नी रखने की रीति नीति बनाई जाए। अब नेक्स्ट है दिशा 5 श्रद्धा ग्राम। अब यहाँ पर श्वेत केतु का जिक्र किया गया है तो थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लेना। श्रद्धा ग्राम में श्रद्धा के बारे में ही बताया गया है सारा। यहाँ पर प्रसंग है कि ये रिपीट हो चुका है श्रद्धा ग्राम। हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि कवि ने दर्शाया कि ईरानगर की भौतिक दुनिया बनावटी चमक दमक से उबकर मनु श्रद्धा के पास लौट आए। वह श्रद्धा को ईरानगरी की सत्यासत्य से अवगत कराते हैं, यानी कि उसको बताते हैं कि वहाँ क्या क्या है, और श्रद्धा द्वारा बसाए गए श्रद्धाग्राम को देखने की इच्छा करते हैं। इस पर श्रद्धा उन्हें कहती है। चलिए आगे चलते हैं। दिशा 6 यायावरी। क्या होती है यायावरी? प्रस्तुत पद काव्यांश में मनु अपनी बुद्धि पर पड़े पर्दे के विषय में श्रद्धा को बता रहे हैं। ठीक है, यायावर उसको कहते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रसंग क्या है? काव्यांश है मेषपालक की करते मूड हुए मनु को दिशा निर्देश देते हैं। मेष किसको बोलते हैं? भेड़ को, जो भेड़ को पालने वाले होते हैं। अब देखिए 10 द्वार आ चुका है। दिशा 7 10 द्वार। ठीक है, 10 द्वार में क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें प्रसंग है मेषपाल, ये तो वही आ गया, निर्देश देता है। 10 द्वार रिपीट, कुछ पेपर कुछ रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा यहाँ पर। तो 10 द्वार में है मनु ने अपने ज्ञान विज्ञान और मन की भाषा को सही अर्थों में जान लिया। तब अन्यासी प्रातःकाल उनके मुख से मानव संहिता का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 10 द्वार के बाद है प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश मनु अपने पुत्र मानव को धर्म की 10 दिशाओं का व्यापक अर्थ बता रहे हैं। मिल गया ना आंसर? तो श्वेत केतु उनका पुत्र नहीं है, मानव उनका पुत्र है। तो इसको क्लियर कर लेना। वो लास्ट ईयर की वीडियो थी, वहाँ पर डाउट था। तो मानव ही इनका पुत्र है मनु का, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। बिल्कुल साफ साफ लिखा है यहाँ पर। अब आते हैं 8वीं दिशा मनु का पश्चाताप। फिर यहाँ पर जो प्रसंग है देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत अवतरण में कवि शशि ने दर्शाया कि मनु के समाज विधान को समाज ने अपने ही तरीके से ग्रहण किया। फलस्वरूप मनु का सर्वजन हिताय वाला वर्गीकरण विषयुक्त हो गया। समाज में अराजकता फैल गई। इसे देख मनु अत्यंत विद्युत सोचने लगे। यानी कि जो उन्होंने डिवाइडेशन किया था वो ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने जो किया था सर्वजन हिताय के लिए किया था, लेकिन वह विषयुक्त हो गया। लोग अपने हिसाब से अपने आप को डिवाइड करने लगे। ठीक है, तो चलिए दिशा 9 युग धर्म है। फिर इसके बाद आपका सीधा आ चुका है जहाज के पंछी के क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिशा 9 है, लेकिन जो 10वीं दिशा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आगे जो क्वेश्चंस लिए हैं वहाँ पर 10वीं दिशा को भी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन तब तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं लेकर आ रही हूँ क्योंकि 30 मैं डाल चुकी हूँ। आगे की वीडियो भी थोड़ी देर में ही अपलोड कर रही हूँ, तब तक आप इसको देखिए और एनालाइज करने के बाद बताइए, अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा ज़रूर कि ये जो कंटेंट अभी आपको दिया गया कितना आपके लिए यूजफुल है।
और कितना आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है और आपकी कितनी तैयारी है यहाँ से। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर भेजते रहिए। और जनपदीय की भी जो MCQs मैंने अपलोड किए हैं शॉर्ट वीडियो में, तो वो मैं अभी अपलोड करूँगी, बैक टू बैक तीनों वीडियो में डालने वाली हूँ। तो तब तक आपको लाइक शेयर करते रहना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए।